हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में लग रहे थे जिंदाबाद के नारे की अचानक हुआ बड़ा बम धमाका। चीख पुकार के बीच बिछ गई लाशें। जी हां, 40 लोगों से ज्यादा की अब तक मौत की बड़ी खबर, 150 से ज्यादा घायल। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश की तिकड़ी से दक्षिण एशिया में बनेंगे नए समीकरण, त्रिपक्षीय समझौते पर बड़ी नजरें। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर विपक्ष के इंडिया वाले गठबंधन के बाद दोस्तों हैरान करने वाला सर्वे निकलकर सामने आया है। क्या इंडिया गठबंधन से फायदा होगा विपक्षियों को या फिर मोदी सरकार को बड़ा फायदा होगा? सारी जानकारी दोस्तों आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान में जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे लोग, अचानक हुआ बड़ा बम धमाका। चीख पुकार के बीच बिछ गई लाशें, 40 लोगों से ज्यादा की मौत, 150 से ज्यादा घायल। बता दे पूरी खबर आपको, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को जोरदार धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रही है। धमाका खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले के खार तहसील में हुआ है। ये बताया ये जा रहा है कि धमाका उस वक्त हुआ जब जमीयत उलेमा इस्लाम में फजल का सम्मेलन हो रहा था। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस बम धमाके में जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के एक प्रमुख नेता मौलाना जियाउल्लाह जान की भी बम धमाके में मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि घायलों को पेशावर और मेघरा के अस्पताल में लेकर जाया गया है। जियो न्यूज ने पुलिस के हवाले से बताया कि लगभग 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल फैजी ने बताया है कि 5 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई है। बहरहाल दोस्तों, जमात इस्लामी के सीनेटर मुश्ताक अहमद ने भी विस्फोट की निंदा की और मौतों पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र और प्रांतीय सरकारें, खुफिया एजेंसियां लोगों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल हैं। आतंकवाद की वापसी साबित करती है कि सरकार की सुरक्षा नीति फेल हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के आदिवासी जिले इस आग के बीच में हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते आतंकवाद का मुद्दे को लेकर संसद में एक सत्र बुलाया जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान की शहबाज सरकार को लोगों ने पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश की और बता दिया है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार हर तरीके से कड़ाई करने में नाकामयाब साबित हुई है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ये हमले की सबसे बड़ी खबर थी पाकिस्तान से जो हमने आपको बताया। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बड़ी बात आपको बता दें, जहां पर दहशत में यूरोपियन सुरक्षा एजेंसी ने पाकिस्तान को दिया बड़ी हिदायत। कहा है कि कराची और लाहौर के फ्लाइट में भी हो सकता है ये मिसाइली हमला। जी हां दोस्तों, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी EASA ने एयरलाइनों को सलाह दी है कि वे लाहौर और कराची के ऊपर से उड़ान भरते समय FL-260 की हाइट से नीचे ना उड़े। एजेंसी ने पाकिस्तान में वर्तमान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि विमानों पर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जैसे एंटी एविएशन हथियारों से हमला हो सकता है। हालांकि EASA की सलाह गैर बाध्यकारी यानी नॉन बाइंडिंग है। इसका मतलब यह है कि एयरलाइंस इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल सबसे बड़ी जानकारी यही थी कि दहशत में आकर के यूरोपियन सुरक्षा एजेंसी ने सभी एयरलाइंसों को यह बड़ी हिदायत दी है दोस्तों कि वो इतने हाइट से ऊपर उड़े। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत, नेपाल और बांग्लादेश की तिकड़ी से दक्षिण एशिया में बनेंगे नए इक्वेशन, नए समीकरण, त्रिपक्षीय समझौते पर नजरें। जी हां, दक्षिण एशिया में भारत, नेपाल और बांग्लादेश की तिकड़ी से नए समीकरण बनने के आसार हैं। एक दूसरे की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के मसले पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय बैठकें हो सकती हैं। बिजली निर्यात को लेकर नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते पर सहमति के संकेत मिल रहे हैं। उक्त बातें आर्थिक, रणनीतिक, ऊर्जा, बिजली समेत कई क्षेत्रों में भारत नेपाल के प्रगाढ़ होते रिश्तों पर नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर शर्मा ने कही। उन्होंने रविवार को नई दिल्ली स्थित PHD हाउस के LPS ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें भारत नेपाल के बीच डिजिटल पेमेंट गेटवे, ऊर्जा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर चर्चा हुई। जी हाँ, नेपाल की संस्था किताब यात्रा फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में भारत नेपाल के रिश्तों के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत
भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर शर्मा शामिल हुए। नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजित राय और मानजीव पुरी ने भी इस मामले के कार्यक्रम में शिरकत किया। कार्यक्रम का सह आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंडिया नेपाल सेंटर द्वारा किया गया। जी हाँ दोस्तों, भारत नेपाल के रिश्ते शब्दों में और उससे परे विषय पर नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर शर्मा ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी के लिए सहमति बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान से अंजू ने अपने पिता को किया ऐसा मैसेज कि हर किसी को लगेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से अंजू ने मैसेज किया अपने पिता को कि मर गई मैं आपके लिए, दोबारा फोन मत करना। जी हाँ दोस्तों, अपनी ही बेटी का नाम सुन भड़के अंजू के पिता ने कहा था कि मेरे खाने में जहर मिला देती फिर जाती पाकिस्तान। जिसके बाद अंजू का आया है बयान। आपको बता दे, सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी के बीच पाकिस्तान जाकर निकाह रचने वाली 2 बच्चों की मां अंजू चर्चा में बनी हुई है। अंजू को लेकर अब तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में एक ताजा जानकारी सामने आई है कि अंजू और उसके पिता के बीच पहले वीडियो कॉल पर बात हुई, फिर अंजू ने दूसरे दिन मैसेज करके पिता को दोबारा फोन न करने की चेतावनी दी। दरअसल अंजू के पिता गया प्रसाद ने अपनी बेटी को मैसेज करके कहा कि अंजू मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद अंजू और उसके पिता के बीच वीडियो कॉल पर लगभग 15 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान गया प्रसाद थॉमस ने अंजू से पूछा कि तुम झूठ बोलकर पाकिस्तान में निकाह क्यों रचा लिया। इस पर अंजू ने कहा कि यह खबर बिल्कुल अफवाह है। इसके बाद उसके पिता ने कहा कि तुमने हमसे झूठ बोला है, इसीलिए तुम मेरे लिए मर चुकी हो, हम लोगों के बीच अब कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद दूसरे दिन अंजू ने फिर से पिता को मैसेज किया और लिखा कि मैं आपके लिए मर चुकी हूँ, दोबारा कॉल या मैसेज मत करना। जी हाँ दोस्तों, अंजू का ये मैसेज तब आया जब उसके पिता ने उसके कदमों का कड़ा विरोध किया और परिवार के सामने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल दोस्तों, आप सभी से ये सवाल है कि जिस पिता ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतने सालों तक उसको अपने घर में रखा, सारे खर्चा उसका उठाया, उसके बाद अंत में एक मैसेज मिलने को होता है कि मैं आपके लिए मर चुकी हूँ, दोबारा मुझे कांटेक्ट मत करिएगा। क्या किस हद तक ये सही है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और अंजू को लेकर आप लोगों के मन में क्या विचार है बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है अंजू के पाकिस्तान जाने को लेकर, जहां हर एक पाकिस्तानी चाहता है कि मुझे आज मौका मिले तो आज मैं भारत चला जाऊं। अगर एक बार भारत अलाउ कर देगी पाकिस्तान भारत में आ सकता है तो हर एक पाकिस्तानी पूरा का पूरा पाकिस्तान खाली होकर के भारत में भर जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अंजू दोस्तों भारत से पाकिस्तान गई है। अगर आप भी मानते हैं बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं कर रहा तो अपनी राय अवश्य रखिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां शहबाज शरीफ ने इमरान खान को बताया 9 मई के दंगों का मास्टरमाइंड, कहा सैन्य नेतृत्व को गिराना था इसका मकसद। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान 9 मई को पूरे पाकिस्तान में हुए अभूतपूर्व सरकार विरोधी प्रदर्शनों के मास्टरमाइंड थे और इसका मकसद सैन्य नेतृत्व को गिराना था। पीटीआई पार्टी के प्रमुख खान को 9 मई को भ्रष्टाचार के एक मामले में अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। इमरान खान को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। दंगों के दौरान रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय सहित दर्जनों सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया या आग लगा दी गई। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के 100 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में शरीफ ने कहा कि कुछ पुरुष, महिलाएं और उनके परिवार 9 मई की घटनाओं में शामिल थे जिसे शक्तिशाली सेना ने काला दिवस करार दिया था। उन्होंने कहा 9 मई की घटनाओं में शामिल लोग सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजनाकार देश में अराजकता और युद्ध चाहते हैं। शरीफ के हवाले से खबर में कहा गया है कि पीटीआई अध्यक्ष खान 9 मई की घटनाओं का मास्टरमाइंड है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बीआरआई में जाना बहुत बड़ी गलती थी। जी हां, इटली ने खुद माना कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सच नहीं बल्कि एक काला सच है। जी हां, ड्रैगन ने लगाया तगड़ा चूना। इटली को बता दें, इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा कि 4 साल पहले चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई में शामिल होने का इटली का फैसला बहुत खराब था क्योंकि इसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया। इटली की पिछली सरकार ने बीआरआई पर साइन किए थे और ऐसा कदम उठाने वाला इकलौता प्रमुख पश्चिमी देश बन गया। क्रोसेटो उस प्रशासन का हिस्सा है जो इस बात पर विचार कर रहा है कि समझौते से कैसे बाहर निकला जाए। बीआरआई स्कीम में बड़े बुनियादी ढांचे के खर्च के साथ चीन को एशिया, यूरोप और उससे आगे से जोड़ने के लिए पुराने सिल्क रोड के पुनर्निर्माण की परिकल्पना की गई है। आलोचक इसे भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए चीन की एक चाल के रूप में देख रहा है। क्रोसेटो ने कोरिएरे डेला सेरा अखबार को बताया कि नए सिल्क रोड में शामिल होने का फैसला एक तात्कालिक और बहुत खराब कदम था जिसने इटली के लिए चाइना के निर्यात को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन चीन को
इटली के निर्यात पर उतना असर नहीं डाला। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल में पारित हुआ न्यायिक शक्तियों को सीमित करने वाला बिल, विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। अभी की बड़ी खबर दोस्तों, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश में न्यायिक शक्तियों को सीमित करने वाले विधेयक को पारित कर दिया है, जिसके खिलाफ पिछले 6 महीनों से इजरायली प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। देश में अदालती व्यवस्था में बदलाव के खिलाफ 6 महीने के विरोध के बावजूद ये विधेयक पारित किया गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने शनिवार यानी 29 जुलाई को उस न्यायिक सुधार का विरोध किया जिसे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को और उनकी दक्षिणपंथी कैबिनेट अपना रही है। प्रदर्शनकारी अब 30वें सप्ताह में उत्तरी गलील से तिल अवीव तक सड़कों पर उतर आए। जी हां दोस्तों, इजरायली संसद नेसेट ने सोमवार को तर्क संगतता विधेयक पारित कर दिया, जो न्यायपालिका को कमजोर करने की सरकार की योजना का पहला प्रमुख कानून है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर अफ्रीकी नेताओं की भी पुतिन ने नहीं सुनी, अनाज पर कोई समझौता नहीं होगा, दुनिया में बढ़ेगा खाने का संकट। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, अफ्रीकी नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 2 दिनों की बैठक के बाद रवाना हो रहे हैं, जिसमें यूक्रेन से अनाज की आपूर्ति जारी रखने वाले समझौते को फिर बहाल करने और वहां युद्ध समाप्ति का मार्ग खोजने के उनके अनुरोधों पर कोई खास प्रगति नहीं हुई। पुतिन ने रशिया अफ्रीका शिखर सम्मेलन के बाद शनिवार देर रात एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रशिया की ओर से इस महीने की शुरुआत में अनाज समझौते को समाप्त करने से अनाज की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे रूसी कंपनियों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि मॉस्को उस राजस्व का कुछ हिस्सा सबसे गरीब देशों के साथ साझा करेगा। इस प्रतिबद्धता की कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। ये अगले 3 से 4 महीनों में 6 अफ्रीकी देशों में से प्रत्येक को 25,000 से 50,000 टन अनाज मुफ्त भेजने के पुतिन के वादे के बाद सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की, जहां रशिया यूक्रेन को लेकर खबर, रशिया ने मार गिराए 3 यूक्रेनी ड्रोन। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस पर दी है अपनी प्रतिक्रिया। बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को दावा किया है कि युद्ध अब धीरे धीरे रशिया की ओर जा रहा है। उन्होंने इसे एक अपरिहार्य, प्राकृतिक और बिल्कुल निष्पक्ष प्रक्रिया करार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यूक्रेन मजबूत हो रहा है। उनकी यह टिप्पणी रशिया द्वारा 3 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने के बाद आई है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में जेलेंस्की के हवाले से कहा गया कि रूसी आक्रामकता युद्ध के मैदान में दिवालिया हो गई है। आज तथा कथित विशेष सैन्य अभियान का 522वां दिन है। रूसी नेतृत्व को इसके 1 या 2 सप्ताह तक चलने की उम्मीद थी। यूक्रेन मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे युद्ध रूसी क्षेत्र में लौट रहा है। ये एक अपरिहार्य, प्राकृतिक और बिल्कुल निष्पक्ष प्रक्रिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि रूस अभी भी सर्दियों के दौरान यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र और महत्वपूर्ण सुविधाओं पर हमला कर सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि पिछले साल की तरह रूसी आतंकवादी अभी भी इन सर्दियों में हमारे ऊर्जा क्षेत्र और महत्वपूर्ण सुविधाओं पर हमला कर सकते हैं। आज हमने समुदायों के साथ सभी संभावित परिदृश्यों के लिए तैयारी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की है। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर चीन से भीख मिलने के बाद पाकिस्तान ने खाड़ी देशों के आगे फैलाए हाथ, निवेश के लिए पेश की 28 प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, कर्ज के बोझ और खस्ता हाल अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए पाकिस्तान हाथ पैर मार रहा है। पाकिस्तान ने सैद्धांतिक रूप से अरबों डॉलर की 28 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। कर्ज और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पाकिस्तान खाड़ी देशों को निवेश के लिए इन परियोजनाओं की पेशकश करेगा। देश को वित्तीय संकट से निकालने के लिए नवगठित विशेष निवेश सुविधा परिषद आर्थिक विकास को तेज करने के अभियान की अगुवाई कर रही है। ये परिषद एक मिला जुला नागरिक सैन्य मंच है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं की सूची से पता चलता है कि यदि सभी योजनाओं को कतर, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन आदि देशों द्वारा ले लिया जाता है तो SIFC में निवेश चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत 28 अरब डॉलर के निवेश से अधिक रह सकता है। यानी कि दोस्तों, चाइना ने जिस प्रकार से भीख दिया है पाकिस्तान को, उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरा और अब वो खाड़ी देशों के आगे हाथ फैला रहा है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां सीमा सचिन के गेट पर चिपका मिला ये नोटिस। घर के मुखिया ने कहा राशन तक खत्म हो चुका है, कमाई भी बंद है। बता दे, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन का प्यार इन दिनों एक मिसाल बना हुआ है। हालांकि अवैध रूप से भारत में आई सीमा इन दिनों जांच एजेंसियों के रडार पर है। पिछले दिनों यूपी ATS की टीम ने लगातार ताबड़तोड़ पूछताछ भी की थी। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया ने भी कवर किया था। इसी बीच सीमा हैदर की तबीयत खराब हो गई थी। मीडिया से परेशान होकर अब सचिन के परिवार में अपने गेट के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया है। इस पोस्टर पर लिखा है कि मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी। साथ ही पोस्टर पर
पर नीचे लिखा है कि मीणा परिवार, पता हो कि ऑनलाइन गेम पबजी खेलने के दौरान सचिन और सीमा में दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोस्तों दोस्ती ऐसी बढ़ गई कि प्यार में बदल गई और फिर वहां से सीमा पाकिस्तान से जैसे तैसे भारत में घुसी है दोस्तों। उसके बाद से लगातार लाइमलाइट में सीमा हैदर दिखाई दे रही है। बहरहाल इस चस्पे के बाद मीडिया लोगों को सुझाव दिया गया है कि हमारे प्राइवेसी को भी कृपया करके उसका रिस्पेक्ट करें। अगली खबर की बात करते हैं, जहां सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड लाया जाएगा भारत। अजरबैजान गई सुरक्षा एजेंसियां की टीम। जी हां, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपियों में एक गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की एक टीम को अजरबैजान भेजा गया है। सचिन बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भतीजा है और यह पिछले साल मई में मूसेवाला की हत्या के बाद फरार हो गया था। सचिन फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके देश से भाग गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल्स के आज रात तक अजरबैजान पहुंचने की उम्मीद है। एक सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के 2 इंस्पेक्टरों सहित 4 अधिकारियों की संयुक्त टीम को सचिन बिश्नोई के भारत प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। सचिन बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसकी गिरफ्तारी प्रत्यर्पण से हत्याकांड में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। कुछ दिनों पहले ही सचिन बिश्नोई को अजरबैजान में हिरासत में लिया गया था। अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के जाने से उसे भारत वापस लाने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। बहरहाल दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां 1 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे पुणे का दौरा। लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किए जाएंगे सम्मानित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंगलवार को पुणे का दौरा करेंगे और इस दौरान वो मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं द्वारा उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने परिवार को एक बयान में जानकारी दी। बयान के मुताबिक इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भी ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन के अवसर पर मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये खंड फूगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोड स्टेशन और गरवारे कॉलेज स्टेशन से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक है। प्रधानमंत्री ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला भी रखी थी। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों ऐसे में पीएम मोदी जी को मिलने वाले इस पुरस्कार के लिए उनको कांग्रेचुलेशन एडवांस में ही कह दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां हैरान करने वाला एक सर्वे निकलकर सामने आया है, जहां पर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी को मिलेगा बहुमत। जी हाँ, इंडिया गठबंधन से कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला। विपक्ष को बता दें, अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो सत्तारूढ़ राजग गठबंधन को 318 सीट मिल सकती है, जबकि विपक्ष का इंडिया गठबंधन 175 सीटों पर सिमट सकता है। अन्य दलों को 50 सीटें मिल सकती हैं। यह दावा इंडिया टीवी CNX के सर्वे में किया गया है। इस तरह सर्वे में राजग को स्पष्ट बहुमत मिलने की बात कही गई है। राजग में भाजपा सहित 38 दल हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, तृणमूल, आप, राजद, जेडीयू, द्रमुक, नैका सहित 26 पार्टियां हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी राज्यों में क्या क्या स्थिति है सर्वे के हिसाब से दोस्तों हमने ये टेबल आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। आप देख सकते हैं राज्य के नाम है राजग पार्टी, इंडिया पार्टी, कुल सीटें और अन्य के खाते में कितनी सीटें हैं, सारी जानकारी है दोस्तों। बहरहाल अगली खबर की बात करते हैं, जहां इंदौर में बोले अमित शाह जी, कहा अब केंद्र में यूपीए के मौनी बाबा की नहीं मोदी की सरकार है जो जनहित का काम कर रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल बजा दिया है। चुनाव अभियान की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में बूथ सम्मेलन कार्यक्रम से की। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि आज से विधानसभा चुनावों का अभियान शुरू हो गया है। हमें आज से एक एक बूथ पर पूरी मेहनत से जुट जाना है और एक बार फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि यहाँ शिवराज सरकार ने हर समय जनहित के लिए काम किया है और आज इसी का परिणाम है कि जो मध्य प्रदेश कभी पिछड़े राज्यों में गिना जाता था वो आज देश के अग्रणी राज्यों में आता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में बीजेपी का सबसे अच्छा संगठन अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। मजबूत संगठन का ही परिणाम है कि 2014 और 2019 के चुनावों में एमपी की जनता ने भोले शंकर की तरह कृपा कर भाजपा पर कृपा बरसाई और 2014 में 29 से 27 और 2019 में 29 से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। अगली खबर की बात करते हैं, जहां ममता बनर्जी का बयान की मणिपुर पर इंडिया घावों को भर देगा, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने दिया ममता बनर्जी को करारा जवाब। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर के लोगों से रविवार यानी 30 जुलाई को मानवता की खातिर शांति कायम करने की अपील की। उन्होंने मणिपुर के लोगों के साथ खड़े होने का आश्वासन भी दिया। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि मणिपुर की हृदय विदारक कहानी
टिप्पणियां सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता है। इंसानों को कभी भी नफरत के क्रूर प्रयोगों की पीड़ा नहीं सहनी चाहिए। फिर भी सत्ता में बैठे लोगों की चुप्पी के सामने हमें यह जानकर सांत्वना मिलनी चाहिए कि इंडिया घावों को भर देगा और मानवता की लौ फिर से जगाए। जिस पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने मणिपुर पर सीएम ममता बनर्जी के ट्वीट पर कहा कि यह राजनीतिक रूप से दुर्भावनापूर्ण ट्वीट है। सीएम बनर्जी के प्रशासन ने राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। पीएम मोदी की सरकार कुछ ही महीनों में 10 साल पूरे कर लेगी और कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की है और इसकी सुधार हुई है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने